गुड मॉर्निंग। कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट जो है वो कंपनी एक्ट 2013 की जो अनुसूची 3 के भाग 1 में चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, स्टार्टिंग में अपन नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, एंड ऑफ द ईयर होता है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, अगर ईयर हमारा जो एंड हो रहा है 31 मार्च को और 31 दिसंबर को हो रहा है 31 दिसंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट एज 8 लिख रहे हैं, इसका पर्टिकुलर नॉट, फिर फिगर फॉर द करंट ईयर और फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर हम लिखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, दो पार्ट होते हैं, एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी और सेकंड पार्ट होता है एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है उसमें अपन ये मानते हैं एस एन सी। ठीक है ना। यानी 4 मेन पार्ट होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी का, SSNC। एस का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, सेकंड एस का मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एंड अलॉटमेंट, एन का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और सी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या है? SSNC। यानी कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? कंपनी नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी और सेकंड पार्ट होगा हमारा एसेट्स। तो फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी में याद रखना है SSNC, यानी कि SSNC। एस का मतलब शेयर होल्डर फंड, एस का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और सी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। क्लियर? चलिए, सबसे पहला लिखा हमने SSNC में शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड में अपन याद रखेंगे SRM। क्या रखेंगे? SRM। एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, आर का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस और एम का मतलब होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। यानी कि पहले अपन क्या रखते हैं? SSNC, उसके बाद सेकंड आता है SRM जो शेयर होल्डर फंड का शॉर्ट है। थर्ड आता है नॉन करंट लायबिलिटी। इस नॉन करंट लायबिलिटी को अपन ये से याद करते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी कैसी होती है? डोल जैसी। कैसी होती है? डोल। डोल का मतलब क्या होता है? गुड़िया। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी वो कैसी होती है? डोल की तरह। डोल का मतलब सबसे पहले था एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। फिर आगे से लेते हैं डी का मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ का मतलब होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिर एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ आ गया? वापस बता रहा हूँ मैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? डोल। डोल का मतलब समझते हो? गुड़िया। डॉल। ठीक है ना। इस डॉल में सबसे पहले एल आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, फिर नीचे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डी का मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर? फिर करंट एसेट्स में आता है शॉर्ट्स। क्या आता है? शॉर्ट्स। क्या करते हैं अपन? क्रिकेट खेलते हैं, शॉर्ट लगाते हैं, शॉर्ट्स। ध्यान देना, शॉर्ट्स। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दोनों सेम है। देखो, पहले एल था लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर ओ का मतलब होता है अदर करंट लायबिलिटी जो बनाए, और फिर ट्रेड पेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स। ध्यान देना, ट्रेड पेबल्स में करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल और ये चीज़ें इसमें आती है। ठीक है ना। फिर आता है SSN एसेट्स। अगला सेकंड पॉइंट आता है हमारा एसेट्स। ठीक है ना। एसेट्स में सबसे पहले आता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यानी NC। क्या आता है? NC। एसेट्स में दो आते हैं NC, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, और एक आता है करंट एसेट्स। ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब नॉन करंट एसेट्स में होता है फंडोल। क्या होता है? फंडोल। FNDOL, फंडोल। ठीक है ना। एफ का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। एन का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
डी का मतलब डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ओ का मतलब लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, एल का मतलब लॉन्ग टर्म और ओ का मतलब अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? ठीक है, आपस देखना है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो होते हैं, एनसी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर हमारा होता है नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है, फंडोल, FNDOL, फंडोल। एफ का मतलब फिक्स्ड एसेट्स, एन का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब डिफर्ड टैक्स, ओ का मतलब अदर नॉन करंट एसेट्स और एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में होता है, करंट एसेट्स में जो होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म और अदर, यानी इसमें टिस्को होता है। क्या होता है? टिस्को, ठीक है ना, TISCO। टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, सी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ओ का मतलब अदर करंट एसेट्स। ये हमारी थी बैलेंस शीट। अब आता है अंश निर्गमन। वैसे जो अपन अंश निर्गमन जो करते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक तो रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए और एक रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। रोकड़ के अन्य प्रतिफल के रूप में तो अपन बोनस वगैरह संपत्ति खरीदते हैं तो उस समय देते हैं उन अंशों को, और रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो सम मूल्य पर निर्गमन और एक प्रीमियम पर निर्गमन। पूर्व में कंपनियां भट्टे पर भी निर्गमन करती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को भट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। धारा 54 के अनुसार स्वेट क्षमता अंश भट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। सब मूल्य पर निर्गमन के तहत जितने मूल्य का शेयर है उसी शेयर को उतने ही मूल्य पर मार्केट में निर्गमन करना जो है वो हमारा सब मूल्य पर। और प्रीमियम का मतलब जैसे 10 रुपये का शेयर है और अपन कितने में दे रहे हैं, 12 रुपये में दे रहे हैं, तो वो प्रीमियम पर निर्गमन होता है। अंश निर्गमन की प्रक्रिया, सबसे पहले हम कोई भी कंपनी है वो अंशों का निर्गमन करना चाहती है, वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा कुछ प्रक्रिया जारी की गई, उसकी पालना करनी होती है। सबसे पहले वो प्रविवरण जारी करती है, प्रविवरण का निर्गमन करती है, और उसके बाद अंशों के लिए आवेदन होते हैं और उसके बाद अंशों का आवंटन होता है। ठीक है ना। अब अंशों का आवंटन में भी होता है कि न्यूनतम अभिधान हुआ कि नहीं हुआ, अंतिम अभिधान हुआ, ये सब चीज़ देखी जाती है। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को उसने आवेदन किया कि नहीं किया, पूरी 4 प्रक्रिया होती है। फिर आवंटन पत्र जारी किए जाते हैं, फिर रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न भेजना होता है और अंश प्रमाण पत्र देने होते हैं, और लास्ट में अंशों पर मांग होता है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, प्रविवरण का निर्गमन, यानी अखबार में अपन निर्गमन जारी करेंगे कि ये कंपनी इतने अंश निर्गमित कर रही है, इसको जो फर्स्ट कॉल मनी क्या देनी पड़ेगी, सेकंड क्या देनी पड़ेगी, थर्ड क्या देनी पड़ेगी और फोर्थ क्या देनी पड़ेगी। यानी कि आवेदन पर कितनी राशि देनी पड़ेगी, आवंटन पर कितनी देनी पड़ेगी, फर्स्ट कॉल क्या होगी, सेकेंड कॉल क्या होगी, ये सारी जानकारी हम प्रविवरण में जारी करते हैं। फिर अंशों के लिए आवेदन, फिर जब लोग प्रविवरण जारी देखते हैं अखबार में तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने आवेदन के साथ वो राशि जमा कराते हैं बैंक में। फिर अंशों का आवंटन करती है कंपनी के पास, जो आवेदन पत्र आते हैं उनमें से कंपनी क्या करती है, अंशों का आवंटन करती है। तो अंशों का आवंटन करने से पहले संचालक मंडल ये तय करते हैं कि जो कुछ प्रावधान है सेबी के वो देखे जाते हैं। न्यूनतम अभिधान, यानी कंपनी अधिनियम की धारा 39(1) के अनुसार जब भी कंपनी द्वारा अपने प्रतिभूतियों को आवंटन तब तक नहीं किया सकता है जब तक कि प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम राशि के लिए अभिधान प्राप्त न हो जाए। यानी सेबी के निर्देशानुसार कंपनी का अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसे संपूर्ण निर्गमन में कम से कम 90% के बराबर अभिधान प्राप्त नहीं हो जाता। धारा 43(3) के अनुसार कंपनी द्वारा जनता से प्रतिभूति के अभिधान हेतु आवेदन पर प्राप्त राशि की अनुसूचित बैंक में पृथक से खोले गए खाते में जमा रखना आवश्यक है। न्यूनतम अभिधान प्राप्त राशि करने की अवधि, न्यूनतम अभिधान प्राप्त करने की अवधि 30 दिन होता है। सेबी द्वारा निर्धारित समय के अंदर न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को आवेदन प्राप्त धनराशि को वापस पुनः उनको विधि से लौटाना होगा। स्टॉक एक्सचेंज का आवेदन,
जनता को अंश निर्गमन से पूर्व एक कंपनी को एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों को लेन देन की अनुमति हेतु आवेदन करना होगा और इन स्टॉक एक्सचेंज के नाम प्रविवरण में देना होगा जहां ऐसा आवेदन किया गया। उसके बाद आवंटन पत्र जारी करना। जिन आवेदकों को अंश का आवंटन किया गया है, सचिव उन आवेदकों को आवंटन पत्र भेजता है। जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें खेत पत्र के साथ उनसे प्राप्त आवेदन राशि उचित माध्यम द्वारा वापस लौटा दी जाती है। फिर रजिस्ट्रार का आवंटन रिटर्न भेजना। आवंटन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद कंपनी को आवंटन के 30 दिनों के भीतर अथवा रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवंटन रिटर्न भेजना होता है। इस रिटर्न के साथ ही कंपनी सचिव या एक संचालक द्वारा इस आशय की घोषणा पत्र भी भेजा जाता है कि कंपनी द्वारा आवंटन संबंधी समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। फिर आता है अंश प्रमाण पत्र। अंश प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अंशों पर किसी सदस्य के अधिकार होने का मूल प्रमाण है। धारा 46(1) के अनुसार कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि उसमें लिखित अंशों का वह स्वामी होता है। ये प्रमाण पत्र अंशधारी को प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। फिर प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि अंशों के आवेदन हेतु जनता को प्रारंभ करने हेतु किया गया प्रस्ताव प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहलाता है। यानी अंशों के आवेदन हेतु जनता को आमंत्रित करने हेतु किए गए प्रस्ताव का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव कहा जाता है, जिसे अपन IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या सार्वजनिक। अंशों पर मांग। आवेदन पत्र के साथ एवं अंश आवंटन पर मांगी गई राशियों के पश्चात अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है, उसे कंपनी इस राशि किस्तों में वसूल करती है, जिसे हम मांग कहते हैं या याचना भी कहते हैं। सारणी F के अनुसार 2 मांगों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना आवश्यक है। किसी भी मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगी। अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए। एक ही वर्ग के सभी अंशों पर मांग की राशि एक समान होनी चाहिए। यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय मांग की राशि का निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करता है तो कंपनी बकाया राशि पर भुगतान की देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक की अवधि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकती हैं। कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा न मांगी राशि के आवंटन या मांगी राशि के साथ भेज देते हैं जो भविष्य को मांगों संबंधित है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित हो तथा संचालक मंडल उचित समझे तो इस अग्रिम याचना राशि को स्वीकार कर सकता है। इस अग्रिम प्राप्त राशि पर 12% से ब्याज दर दी जाएगी। ध्यान देना, जो बकाया मांग है उस पर 10% ब्याज दिया जाएगा, अग्रिम मांग पर 12% ब्याज दिया जाएगा। धन्यवाद।